नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और फिलहाल दारुल शफा के सामने खड़े हैं। दारुल शफा वो इलाका है जहाँ विधायक रहते हैं। पहले इसके पीछे ही यहाँ पर धरना स्थल भी हुआ करता था। अगर आगे बीजेपी कार्यालय है, इधर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है, पीछे जनपद मार्केट है, पीछे नगर निगम कार्यालय भी है और यहाँ झंडे बैनर की दुकानें भी हैं। वहाँ भी हमने माहौल समझा तो लोगों ने हमको बताया कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का ज़्यादा सामान बिकता है और जिस पार्टी की नहीं होती है उसका नहीं। और ये भी बताया कि भाई किस तरीके से जब सरकार बदलती है तो झंडे बदलने शुरू हो जाते हैं। भाजपा की सरकार आई तो लोगों ने भाजपा के झंडे लगाना शुरू कर दिए। इसी तरीके से सपा की सरकार जब आई तो लोगों ने सपा के झंडे लगाना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ हम आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? जय कृष्ण यादव। नेताजी आप भी आइए। मैं अरे अब ये हैं नितेंद्र सिंह, ठाकुर नितेंद्र सिंह। एक अपना परिचय दे रहे। मैं एक चीज इनका परिचय हम दे दें। एक हाथ तोड़वा चुके हैं, एक टांग तोड़वा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन तो टांग क्यों टूटा आपका? प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगारी पे, किसान के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। विधान भवन के सामने किए थे हम लोग। ये करीब दो महीना हो गया। और वो हाथ दो ढाई महीना हो गया। बाबा जी की वजह से हाथ कैसे टूटा था? और हाथ टूटा। बाबा जी के ऐसे प्रोजेक्ट हैं, गौशाला वाला जो गाय छोड़ रखे हैं, सांड छोड़ रखे हैं, सड़क पे निकलना दुर्भाग्य। आए दिन आप सुनते होंगे, आए दिन के एक्सीडेंट होता रहता है। सो हम भी निकल रहे थे, दुर्भाग्य था बाबा का सांड सामने आ गया, हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पर सांड आ गए थे। सोचिए ये हालात हैं प्रदेश के। बाकी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दूरबीन लगा के कह रहे हैं कि अपराध नहीं हो रहा है। अपराध की हालत आप देखिए। गृह मंत्री जी की बात पर हमारे गोरखपुर की एक बहन ने यकीन कर लिया। खूब सारा सोना गहना लाद करके घर से निकली, दिन दिहाड़े डकैती पड़ गई। पता चला होगा घटना। अब तो खैर खुद ही इस फील्ड के मास्टर हैं, तो वो घटना सोचिए। ये प्रदेश के हालात हैं। अब इस प्रदेश के इन हालातों में अगर कोई भी ये कहे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ राम राज्य है, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर उन भक्तों की बुद्धि को जय श्री राम, सलाम है उनकी बुद्धि को, मानना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं ठीक काम नहीं सरकार का? ठीक, अरे जनाब अगर ठीक भी होता तो भी सही था, तो भी गनीमत थी। पिछले 70 सालों से चीज़ें ठीक ही थी। अच्छी तो भारत में कभी नहीं रही, उत्तर प्रदेश में तो खैर कभी रही नहीं। ठीक थी, जब तक ठीक थी तब तक चीज़ें बड़ा ठीक चल रही थी। ठीक ऐसे चल रही थी जब चीज़ें खराब थी, जब चीज़ें ठीक थी तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 55 रुपये, 60 रुपये, 45 रुपये। अब पेट्रोल अभी भी वही रेट है, लेकिन जो 9 रुपये 48 पैसे का उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो बढ़ करके 32 रुपये 33 रुपये की हो गई है। जो 3 रुपये कुछ पैसे का वेट लगा करता था वो बढ़ करके 28 रुपये का हो गया। मतलब तेल वहीं का वहीं है। टैक्स लेके राशन दूसरे को दे रहा है। भाई आपसे इनसे लेके और इसको फ्री में दे रहा है। टैक्स तो लो, जनता से एक तरफ से ले टैक्स ले रहा है। उन्हीं गरीबों, उन्हीं आदमी को ये फ्री में राशन दे रहा है। भाई जैसे हम पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, हमको राशन दे रहा है, लेकिन पेट्रोल हमको महंगा दे रहा है, गैस महंगा दे रहा है। हाँ, तो ये बताइए, नहीं सुनिए, अरे हम ये है कि सुनिए एक मिनट, एक तरफ से ले रहा है, एक तरफ से फ्री में दे रहा है। यही तो लोग बोलते हैं जब हम जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, गरीब आदमी से मिलते हैं, तो गरीब आदमी किसान का हर चीज महंगा हो गया। डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, और उनको 6,000 दे बना रहा। वो गवर्नमेंट का है, वो करा नहीं। ये मोदी ये कर रहा है, या पोस्टर लगता है कि मोदी जी धन्यवाद, आपने हमको फ्री में वैक्सीन लगाया। लगता है उसके बाप का कमाई का पैसा लगा कर भारत की जनता को लगाया। कहता राशन फ्री, अरे तेरा बाप का पैसा है, ये जनता का पैसा तो दे रहे हो। हाँ, टैक्स अलग लगा रहे हो आप, टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो, और एक तरफ से फ्री में दे रहे हो। लगता है जैसे उनके बाप ने कमाई, बाप का तो नाम तो जानते ही नहीं, बताया नहीं कैसे। फूड सिक्योरिटी एक्ट कोई मोदी जी की देन नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक्ट और फूड सिक्योरिटी को लेकर के इस देश में तमाम सारी स्कीमें जब देश आज़ाद हुआ था तब से लगातार चलती चली आ रही है। फूड सिक्योरिटी को एक्ट में तब्दील किया, वो यूपीए गवर्नमेंट ने किया। अच्छा किया बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के मामले में अगर कहीं पर कानून प्रॉपर तरीके से बनाया गया तो भारत में बनाया गया। अब उस फूड सिक्योरिटी जब इसको एक्ट में तब्दील कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इंश्योर किया होगा
कि हम अपनी जनता का पेट भरेंगे। 2 रुपए किलो ये चावल मिलना और 1 रुपये 1.5 रुपये किलो गेहूं मिलना, ये पुरानी स्कीमें हैं, कोई नई स्कीम नहीं। अगर अब इस पर अगर कोई भी हमारा भक्त अगर ये कहे, हमारा कोई भी सम्मानित साथी ये कहे कि मोदी जी ने इस देश के लोगों का, गरीबों का पेट भरने का काम किया है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे मोदी जी की दाढ़ी झूठ है, ये बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे मोदी जी की बातें झूठ हैं, ये बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे देश में मोदी जी आप कह रहे हैं इतना झूठ बोलते हैं तो फिर उनकी सरकार क्यों आती रहती है? झूठ के बल पे आ रही है ना। देखिए वो कह रहा है कि पूछा गया धन्यवाद मोदी जी, लेकिन ये नहीं हमने डाला पोस्ट कि धन्यवाद मोदी जी, आप देश की विरासत बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, लाल किला बेच रहे हैं, रेलवे बेच वो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद दिया। हमने कहा बहुत अच्छा है, कल को आप देश भी अडानी अंबानी के हाथ में बेच देंगे। हालांकि आप दिखा नहीं पाएंगे, आपकी उसमें नहीं है क्षमता। हाँ, अब आपके चैनल के हमारे में इसमें डालिएगा, हमारे इसमें डाल दीजिए व्हाट्सएप पे उसको। अब हम मतलब पहले हम डालें फिर आपके व्हाट्सएप पे भेजे तब आप मानेंगे? नहीं, ललन टॉप की एक बात ये है ना कि देखिए वो आए कि हमें भारत को बहुत वो बना दूंगा सुंदर, हाँ स्मार्ट तो नहीं बना, क्योंकि मजबूत बना देंगे। ये चाइना से डर रहे हैं, ये नेपाल जैसे छोटे देश से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का हुआ बना के देश पे जो है हिंदू मुस्लिम फैला के कि हमें पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान से डर कहाँ? पाकिस्तान अभी तक कुछ कर नहीं पाया तो अब क्या कर लेगा? अब 72 साल से नहीं कर पाया वो। हम 3 बार लड़ाई लड़े, हरा दिए, हरा दिए, भारत ने हरा दिया ना। अब भारत हराया, 3 बार हराया। अब उसके बाद चाइना भी लड़ा, चाइना भी आज तक एक बार युद्ध किया, लेकिन हिम्मत नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है। लेकिन मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के डर के नाम पे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं। आज 70 लोग क्यों डर जाते हैं? लोग समझते क्यों नहीं? लोग ये समझते हैं कि मुसलमान और हिंदू, हम हिंदू ये समझता है कि मुसलमान से हमको खौफ हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान डराता है। तो खौफ को डर से हिंदू जो है यूनाइट होकर उनको दे दिया, 2 बार दे दिया, अब देगा नहीं। तो बाकी जो और विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये उन लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाती है इस बात? कर रही हैं, हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि हम मोदी जी कन्विंस कर लेते हैं कि पाकिस्तान से डरा के। जानते क्या है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दो कि वो जो नपुंसक हो जाए, उठ नहीं सके, मार बजाते, और वो कोई आवाज न उठाए। जिसको भी विपक्ष आवाज उठाता है वो CBI, LED, फिलेडी उसमें वो डाल देता है, तो डाल के डरवा देता है। तो आप कह रहे हैं विपक्ष जो है डरता है कुछ, इसीलिए जो है प्रदर्शन नहीं करता है, डरता नहीं है। मुलायम से डराते हैं तो विपक्ष डरता क्यों? कभी नहीं डरे हैं, न चंद्रशेखर डरे हैं और न कोई अखिलेश डरे हैं। साइकोलॉजी 3 चीज़ों पर काम करती है। साइकोलॉजी जो आम जनमानस है उसकी साइकोलॉजी 3 चीज़ों पर काम करती है। आप उसको समझा सकते हो, अगर समझा नहीं पा रहे हो तो बहका सकते हो, बहका नहीं पा रहे हो तो भड़का सकते हो। इन लोगों का जो सिद्धांत है पॉलिटिक्स करने का, वो समझाने से बिल्कुल हट करके है। क्योंकि समझाने के लिए ज़मीर चाहिए होता है, समझाने के लिए आपने कर्म किए होते हैं, आपने कुछ विकास के काम किए होते हैं, ऐसे कुछ किया होता है जिससे जनता के उसकी लाइफ स्टाइल में, समाज में कोई बदलाव आया होता है, तब आदमी समझा पाता है। जो समझा नहीं पाते हैं ये लोग काम करते हैं बाकी के 2 सिद्धांतों पर, बहकाना और भड़काना। अब बहकाने में ये लोग मास्टर हैं, भड़काने में ये लोग मास्टर हैं। ये लोग बहकाते हैं, भड़काते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी से हैं आप लोग, तो आप लोग उसको खत्म करके लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? कमी तो आप लोगों में भी है। बता रहा हूँ, किया है हमने। 17 में यही हमसे गलती हुई, हम समझा रहे थे, ये बहका और भड़का रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश जी तो रहे थे आपस में, समाजवादी पार्टी परिवार, चाचा भतीजे की लड़ाई। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पिछले 5 साल में शिवपाल और अखिलेश को मोदी लड़वा रहे थे। हाँ, उनके प्लान ये शिवपाल को डरवाते CBI से कि तुम लड़ो, और लड़ोगे तो हम जो है इनमें मतभेद होगी तो हम डिवाइन रूल का काम कर दिया सुने। तो ये तो मोदी ही करवा रहा था। अब नहीं गया। शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई पीछे नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों थे। हाँ, दोनों थे, ये 100% हम जानते हैं। हम देखिए, हम नेता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। पत्रकार हैं। हाँ, हमें जानकारी मिली है आपको? भाई साहब ये बताइए कि जहाँ अखिलेश और शिवपाल मिलने जाते थे, ऊपर से आ जाता था मिलो नहीं,
फिर अलग हो जाते थे। अच्छा, तो इन लोग का ये था कि आप जहाँ मिलोगे आप कल गिरफ्तार हो तो कोई आदमी कहाँ चाहेगा। स्वच्छ राजनीति जो है देश अब तो जैसे नहीं, जैसे शिवपाल लगातार कहते हैं अखिलेश यादव साथ आ जाओ, पर साथ आ नहीं रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। दोनों आ जाएंगे, चिंता न करिए। मतलब ये है ना कि इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि सत्ता में आने के लिए किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये आज से नहीं है, ये सदियों से है, राजाओं के ज़माने से है कि राजाओं को हटाने के लिए मंत्री जो है साजिश करता था। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे बदलेगा ये पत्रकार साहब? बदलेगा इसलिए कि समाज बदलेगा कैसे? समाज को बदलना पड़ेगा, सोच बदलना। ये हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ से हिंदू मुसलमान कहीं जा नहीं सकते। जाएंगे आप यदि टार्चर करेंगे उनको तो कहेंगे कि हमें यहीं ज़मीन दो, हम यहीं रहेंगे। वो चीज़ हम होना नहीं चाहते। ये चाहते कि हिंदू मुस्लिम में देश बढ़ जाए, हम लोग चाहते हैं कि देश ना बटे। ये आरएसएस बीजेपी चाहती है हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए देश। अब तो बटाई तो है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनका सेंस ये है कि हमेशा भाई 2 बार सत्ता में आए हैं, ये दोनों बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे आए हैं, बाकी कभी नहीं आए ये। 2 सीट पाते थे बीजेपी और राम मंदिर के नाम पे आ गए। एक बार सरकार उनकी चली कल्याण सिंह की। 14 में फिर कैसे आए, 19 में कैसे आए? हम आपको बता रहे जो 91 में कल्याण सिंह एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। दंगा ही नहीं अगर करेंगे। हिंदू मुस्लिम की बात, दंगा नहीं करेंगे तो होगा क्या? देखिए जब दंगा नहीं करेंगे, आरएसएस दंगाई को मास्टरमाइंड है। जिनकी सरकार आती है तो दंगा नहीं हाँ, वो करेंगे, दंगा ही हम नहीं करेंगे तो होगा क्या? भाई ये तो कह रहे हैं कुछ और। नहीं, हमारा ये मानना है कि गजेंद्र मिश्रा नाम है। कुछ नहीं, व्यक्तिगत बस प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ, देखिए, एक तो बात यह है कि वर्तमान सरकार 100% ईमानदारी से काम कर रही है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमारे पूजनीय योगी जी काम कर रहे हैं। जब जो भी हो देश में अरे हमें राजनीति से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो मानता हूँ जानता हूँ वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब अवसर मिला पूर्ववर्ती सरकारों को, तब जितना कर सकते थे तो उनके पास अवसर था, स्वतंत्रता थी। अब कमियां गिनाने का समय नहीं है। जब उनके पास समय था तो जितना कर सकते थे वो करना चाहिए था। आज के समय में फ्री राशन मिल रहा है, ये तो पहले से फ्री राशन तो यार, कोई नया कैसे मिल रहा है था, यार? लेकिन परमानेंट नहीं मिल रहा था। अगर दिक्कतें आई कोरोना काल में, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही, वो तो पहले राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास, ये कोई नई चीज थोड़ा यार। आप नया बना के हम कहें कि आवासीय योजना पहले से तो मिलता किसको था, ये बताइए ना। नहीं मिलता था। आप काशीराम योजना बना है कि नहीं? हैं? चलिए काशीराम योजना बनाए। काशीराम कांग्रेस से बनी हुई है, ये तो मायावती की बनी हुई है ना। अब मायावती वो भी एक जात, मेरी बात सुनिए, एक जात विशेष के लिए बनाया गया ना काशीराम योजना। अब आवास योजना जो बनी सबके लिए बने, जो गरीब है। सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, कुल सम्मेलन कौन कर रहा है? भाजपा थोड़ी कर रही है। और आप ब्राह्मणों का मायावती में जिंदगी भर ब्राह्मणों का बैठा, जिंदगी भर ब्राह्मण खत्म हो गया उनका मुद्दा। पत्रकार साहब उनको सुन लीजिए, फिर जवाब करके दीजिए। पैर छुआई है मायावती। अब वो ब्राह्मण सम्मेलन करी तो वो बुरा नहीं है। हम ब्राह्मण सम्मेलन करते बुरा हो गया। तो आप केवल किसी एक जात उसकी भाजपा सब कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि अगर बसपा कर रही है तो ठीक है। अरे ये शुरुआत की है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आज आपको गाली दे रहा हूँ, मैं आज आपको गाली दे रहा हूँ, कल आपको गले लगा लूँ तो अलग बात है। जो मैं आपको गाली नहीं देता तब गले लगा लूँ, दोनों बात अलग होती है ना। दोनों मसला अलग है। ये संघ के बारे में, तो संघ के बारे में जानते क्या है ये? अब तो गए हो कभी संघ में? मैं संघ का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि संघ के बारे में। सब नहीं आती आपको संघ के बारे में बोलने में। कभी अब जाकर देख लीजिए, पत्रकार बने हो आप। हाँ, मतलब आपने बोला ना कि संघ वो आतंकवादी है, कैसे बोल दिया आपने? यही अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इसी को छीनने का प्रयास है। नहीं, चढ़ गए ही उनके ऊपर, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। चढ़ गए उनके ऊपर। नहीं, ये बोले कि ये कहें कि संघ आतंकवादी है। नहीं, ऐसा नहीं कैसे कहा। है? नहीं, आप बोला है। एक बार भी नहीं, आपने बोला है। नहीं कहा। अरे आतंकवादी नहीं बोला उन्होंने।
उन्होंने बोला बंटवाने की राजनीति। दंगाई में क्या अंतर है? दंगाई सरकार में आ जाएंगे। सब हमने ये कहा कि जब दंगाई सरकार में आ जाएंगे, गुंडाई सरकार में आ जाएगा, तो गुंडागर्दी होगा कहाँ? जितने ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब दंगाई नहीं थी, ये तो शरीफ आदमी थे सब, ये सब शरीफ थे ना। ये जेल में है, अब तो जेल में है ना, कोई जेल में। अरे मेरी भाजपा में जो गुंडे आ जाए, भाजपा में जो गुंडे आ जाए, वो गंगा जल लग जाएगा, वो जो है आतंकवादी नहीं होंगे। और आतंकवादी मऊ का रहने वाला हूँ, मैं मऊ का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं जानता था अतीक अहमद का, और इलाहाबाद पढ़ा हूँ, मुख्तार अतीक अहमद का भी जानता था क्या गुंडागर्दी चलती थी। आतंकवादी और गुंडा माफिया आ जाए तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। उसको वॉशिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा, एक सवाल इनसे जरा ये पूछिए कि नोटबंदी सफल फैसला था या नहीं था? सफल था। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी और केमिस्ट्री हूँ, मैं एमबीए हूँ। मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी में है। मैं नोटबंदी से पहले मेरी एक फैक्ट्री बंद हुई। आज सुनिए, वो गलत प्रक्रिया थी, वो गलत प्रक्रिया थी जो हम अपना करके करते थे। मेरी एक फैक्ट्री बंद हुई, तभी भी मैं माना कि नोटबंदी गलत थी, नोटबंदी सही थी, क्योंकि उस प्रक्रिया हम लोग अपना करके हम लोग गलत करते थे। मुझे पता आजकल नोटबंदी के चक्कर में कितने लोग गलत करते थे। हम लोग अपना टैक्स जो गवर्नमेंट ये हमारी मान लो हमारी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री थी, उसमें विदाउट टैक्स सब बिना कागज का काम होता था, न सरकार को टैक्स देते थे, हम न आगे वाला कैश टैक्स लेता था। अब मेरी दूसरी फैक्ट्री है, देखिए मैं जो व्हाइट का काम करता हूँ, मैं खुश हूँ उससे। वो फैक्ट्री मैंने बंद करना पड़ा। सरकार ले रही है, महंगाई घटना चाहिए, महंगाई बढ़ना चाहिए। बताइए आप। देखिए महंगाई दे रहे हैं ना ईमानदारी से। मेरी बात सुनिए, ये बताइए टैक्स लेना शुरू किए हैं, जब महंगाई बढ़ती जा रही है, जब से मोदी टैक्स लेना शुरू किए हैं, ये महंगाई बढ़ती जा रही है। 5 रुपए का, उसमें भी 12 रुपए टैक्स लगता है। गरीब देता है। अच्छा, मेरा सवाल नहीं, डायरेक्ट टैक्स लगता है गवर्नमेंट। मेरा जो सवाल है इनकी, सर मेरा जो सवाल है, मेरा दादा पत्रकार साहब आराम से, मेरा जो सवाल है इनकी इस बात पर कि नोटबंदी सही फैसला था, क्या इनकी सरकार भी ये मानती है कि वो सही फैसला था? केवल इतना, अगर मानती है तो जश्न क्यों नहीं मनाया 8 नवंबर को? कौन सी सरकार गलत मानी? आपका जश्न मनाना जरूरी है उसकी? नहीं, सरकार से पूछा जाता है नोटबंदी के फायदे क्या, तो सरकार खुल के बताती क्यों नहीं है? नहीं, देखिए सरकार बताए ना बताए, मैं अपने को व्यक्तिगत जानता हूँ कि फायदा था इसका। जो करेंसी थी उसके पास खुद वापस आ गई जो है, तो कैसे जो है, कहाँ जो है? मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे सोसाइटी में एक बैंक, उस बैंक में आरबीआई में कहे थे कि इसके पहले इतनी नोटें थी, जितनी प्रचलन में नोटें थी। आप देखिएगा आरबीआई के गाइडलाइन से पढ़ा होगा आरबीआई ने, जितनी नोटें उनके हिसाब से प्रचलन में थी, उससे ज़्यादा नोटें आई। इसका मतलब फर्जी नोटें चलते रही थी मार्केट में, तो वो तो बंद करना जरूरी था। और दूसरी बात, सरकार ने साफ तौर पर बताया नहीं ना, आंकड़े क्यों नहीं जारी किए सरकार ने कि क्या हुआ? 10,000 की नोट चलती थी तब नोट बंद की गई थी, तब वो गलत नहीं था उस समय के हिसाब से बोले 10,000 की नोट करेंसी चलती थी। अब तो 200-500 की करेंसी चल रही थी 2000 की। 2 घंटे के अंदर नहीं ऐलान किया गया था कि रात को 8 बजे ऐलान कर रहे हैं कि बंद, तो बंद। साले जिसके पास 500 रुपए का नोट निकाला वो चूतिया बन गया। और अभी आपने कहा कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है, वो गुंडे नहीं थे, तो आज वसीम रिजवी जैसा गुंडा है बीजेपी के अंदर सपोर्ट में पड़ा हुआ है। और क्या नाम है बुक्कल नवाब का, 500,000 के नोट बंद किए, 2,000 का चला दिए। ये है, ये काला धन वापस ले आए ये। अच्छा सुनिए, ये कोई धन पूछे, मेरी बात सुनिए, कोई भाई साहब सुनिए तो एक एक करके, ये बताएं, सुनिए, एक एक करके बात कर ले। भाई साहब आपकी सुनिए, अब 10 लोग गलत बोलोगे, जाओ करो उसका। देखिए 2,000 की जो नोट की बात कर रहे चल रही है, अभी 4 दिन पहले ही अभी किसी न्यूज चैनल में देख रहा था, पूरे विश्व में केवल 100 की नोट से ज्यादा, अमेरिका में भी $100 से बड़ी की नोट नहीं है, केवल हमारी कंट्री है। पूछ रहे हैं कि 2000 की नोट क्यों ले आए? अब उसको भी बंद कर रही है गवर्नमेंट। आप देखिए एटीएम से निकाल, आप देखिए आप प्रचलन में आए क्यों बंद करी, तो लाई क्यों? आप प्रचलन में देखिए बहुत कम आ गई है नोटें। आप एटीएम से निकालिए, देखिए 500 की नोट आती है। फायदा पहुंचाने के अंकल आराम से, ऐसे चिल्ला कोई फायदा नहीं है। अदानी जब पेट्रोल पंप भरता था, उसके बाद बढ़ा कब था? मोदी सरकार में बढ़ा था।
अच्छा हैं बताइए। नोट तो सब वापस आ गई, कौन सा काला धन? नोट तो टोटल वापस आ गई, जितना नोट छपी वो सब वापस आ गई बैंकों में। कहाँ काला धन गया? अगर वो काला धन रहता तो नोट कैसे उतने वापस आते? काला धन एको परसेंट आतंकवादियों के लिए बनाया गया था, नोट बाहर नहीं रही। क्या बात करते हो आप सर जी? बहुत टूटी। बहुत टूटी। अब पूछिए एक बार, पुलवामा अटैक कैसे हुआ? पुलवामा अटैक नोटिस की वजह से हुआ। क्या पढ़े लिखे बात कर रहे हो यार? पुलवामा अटैक नहीं, पुलवामा अटैक नोट की वजह से हुआ। 300 किलो RDX कहाँ से आया? आप कट्टर संघी है इसलिए लाए हैं। लेकिन संघ का हम देश के लिए बात करते हैं। नहीं आप देश के लिए ये बताइए, अहित की RSS यही करती है। मैं देश के लिए हूँ और देश के हित की बात करती है। इनका यही कहना है मैं देश के लिए लड़ दो, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्त हूँ। लेकिन महंगाई कभी थी? कभी नहीं महंगाई कमाई पहले रही इतनी थी। फर्जी बात कर रहे हो, कभी इतनी महंगाई नहीं थी। 220 रुपए, 220-25 रुपए किलो खाने वाला तेल बिक रहा है। रिफाइंड ऑयल, कड़ुआ तेल सब 225, 110 से सीधे 225 रुपए किलो। मुद्दा है कि नहीं आपके साथ? नहीं, महंगाई कुछ ही तो बढ़ी है। महंगाई चरम पर है, महंगाई अपना चरम पर है। देखिए भाई, देखिए आप हर चीज, जिम्मेदार कौन है महंगाई बढ़ी है तो? महंगाई का सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। कल से जिम्मेदार नहीं, कोई कल सरकार जिम्मेदार नहीं। ये बताइए, सरसों आप बेच रहे हो 50 रुपए किलो। 50 आदमी आपके विरोध में है, गए आप काम से। आप जाइए, आप गए। अरे जिसको देना बात सुन लीजिए, दुनिया में लुटेरा, आपको मैं नहीं कहने आ रहा हूँ क्या वोट दो, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपको मैं नहीं कहने आ रहा हूँ। ऐसे आप चिल्लाते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। महंगाई पे तर्क तो सुनिए उनका। हाँ? अरे आप कल देख लीजिएगा, चाचा सब दिखाएंगे, पर ऐसे चिल्लाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना। नुकसान किसका कर रहे हैं बात आप? होने दीजिए। हाँ, बताइए किसका नुकसान कर रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि सरसों का तेल बहुत महंगा एक एक करके बोलिए ना। बनियों का फायदा है या नहीं है, पहले आप समझिए। पहले अब ऐसे रुकिए एक मिनट, रुकिए अंकल जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप बात करिए पर सुनिए भी तो। अगर लगातार चिल्लाते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा ना। महंगाई बढ़ने के कई घटक होते हैं, कई कारण होते हैं, अकेली सरकार नहीं होती है। आज आपकी इनकम बढ़ी है, आपको इतने सारी सुविधाएं मिली हैं। इनकम बढ़ी है क्यों? सबकी बढ़ी है, इसकी इनकम नहीं बढ़ी है। हम दिल्ली आप गए थे बताइए। 500, सुनिए, मैं दिल्ली गया था 99 में, 5200 की नौकरी करता था, साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए। अब 4-4 गाड़ी कमा के ही मैं किया हूँ ना। सबकी बड़ी, सबकी बढ़ गई। सबकी बढ़ी है, किसकी नहीं बढ़ी है? एक चपरासी की तनख्वाह 2000 होती थी, अब 16,000 मिनिमम हो गई तनख्वाह। किसकी नहीं बढ़ी है? चाय पहले 50 पैसे का मिलता, 10 रुपए का चाय मिलता, किसकी नहीं बढ़ी है? किसकी नहीं बढ़ी? अगर इनकम नहीं बढ़ी है तो जिस दिन एप्पल का फोन लॉन्च होता है उस दिन इतनी भीड़ होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। एप्पल के फोन लेने वाले चंद लोग हैं। यहाँ कितने लोग बाद एप्पल फोन होगा? फोन है एप्पल अब ये कह रहे हैं, आप जो नई गाड़ी लॉन्च होती है उसके शोरूम पे इतनी बिकंग हो जाती है कि नंबर नहीं लग पाता। आप कह रहे हैं पैसा नहीं है आदमी, कैसा पैसा नहीं है? आप बताइए। आप इतने अच्छे ड्रेस अरे हमारी अपनी बात मत करिए चाचा, किसानों के पास जाइए आप। चलिए किसान हैं, इतना परेशान दिखता है। चलिए आप क्या सवाल कर रहे थे? कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी तो कमाई भी बढ़ गई लोगों की। ये बताइए, किसान की आय दोगुनी हुई? आप किसान की आय दुगनी, आप बताइए। हमारी बात तो सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार हम सुनिए। ऐसा है कि किसान जो है सरसों का तेल 30 रुपये बनिया को देता है, वो बनिया जो है एक दूसरे को बनिया देता है, और 210 रुपये में तेल बेचता है। अब बताइए, किसान है, सरसों कर रुपया बिक रही, बताया आपको? पता है सरसों बताइए? नहीं, सरसों कर रुपया है। आप बताइए, सरसों कर रुपया है। पहले सोचिए, समझिए। हाँ हम बोल रहे हैं। सरसों का रेट क्या है? सरसों बताइए। मैं बताऊं, इनमें से तीनों में से किसी को नहीं पता कि सरसों क्या रेट बिक रही है। मैं किसान हूं, मैं आज बेच के आ रहा हूं। 45-36 भैया, देश की हर एक मंडी में सुन लीजिए, बता रहे हैं ऑथेंटिक फिगर देख रहा हूँ। अरे किलो इस समय सरसों का रेट 80 रुपया किलो। नहीं इनको पता है, नहीं इनको पता, 80 रुपया किलो है। 80 रुपया किलो सरसों का, ये सरसों का रेट है इस समय। तो किसको मिला पैसा? किसान को मिला, किसको मिल रहा है? ये बताइए, 3 किलो सरसों में 1 किलो सरसों तेल निकलता है। 3 किलो में 1 किलो सरसों निकलता है। ये 80 रुपए किलो भी जो दादा ने बताया, ये वो बता रहे जो क्वालिटी बहुत अच्छी है और थोड़ा है, कहीं जाकर डायरेक्ट दुकान पर बेचा है। मंडी का जो रेट है वो 4200 रुपए से लेकर के और 4800 रुपए के बीच में ऊपर मिला हो पूरे देश में। तो चुनाव लड़ने की बात। क्या नाम है? मुकेश कुमार भुर्जी, समाजवादी पार्टी से।
क्या बता रहे हैं आप? अब हमारे किसान भाइयों के पास सरसों नहीं है, जो सरसों है वो खरीदी हुई व्यापारियों के पास है। इस समय हम किसान भाइयों के पास धनकर है, धान, जिसकी कीमत 1000 रुपये 1100 रुपये है मोटे धान की। डीएपी हम लोगों को मिल नहीं रही है, मारा मारी परी है, 1400 रुपये का रेट है, ब्लैक में 1800 रुपये तक बिक रही है। ये है किसान की दुर्दशा, ये किसान की दुर्दशा है। आय दोगुनी का वादा किया और गाय रखाने में लगा दिया, ड्यूटी दे दी हमको। आय दुगनी नहीं घट गई, वो जितना आदमी मेहनत कर रहा है उतना भी नहीं मिल रहा है पैसा। 2 वक्त की रोटी किसान तो मरा जा रहा है। घर में आ रहे हैं आय बढ़ी है सबकी, वो कह रहे हैं बड़ी है, वो कह रहे हैं आईफोन आता, सब लोग आईफोन लेने की लाइन लगाते हैं। थोड़े करते हैं, वो किसानी जो करता है उसको पता लोग होता की आय बढ़ी है, जो व्यापारी है उनकी आय बढ़ी है। युवाओं से भी पूछिए, सबके पास मोबाइल है भैया, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं। कई ऐसे युवा हैं जिनके पास आज तक बेरोजगारी में घूम रहे हैं, मोबाइल नहीं है, कोई ग्रेजुएट है तो कोई इंटर पास घूम रहा है, लेकिन आज तक उनके पास कई ऐसे युवा हैं मोबाइल तक नहीं। ऐसा आप केवल नौकरी को ही रोजगार समझते हैं? नहीं, रोजगार नौकरी क्या नहीं, आप रोजगार खत्म कर दिए, बेरोजगारी खत्म कर दिए। नहीं कर सकते हैं। सरकार के 4.5 साल बीत गए, पैसा मिल रहा है, भाई ये ठेला वाला का पैसा मिलेगा, ठेला वाला आपका आमदनी उतर तक करेंगे। ये जो है बनिया इनसे पूछे ना, भाई साहब ये बेरोजगार इनके पास फोन है कि नहीं, पहले दिखाइए। हमारे पास हम बेरोजगार, हमारे पास फोन नहीं, देखिए किसी को ऐसा नहीं फोन होगा इनके घर में। जब आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा है, होना चाहिए नहीं? महंगाई जैसे हर चीज के रेट बढ़े, डीजल पेट्रोल से आपको दिक्कत हुई कि नहीं? देखिए हमको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत तो ही है, ये मैं मानता हूँ। कुछ रेट बढ़ी है, बनिया है, दिक्कत होगी, मैं कमा रहा हूँ, मुझे नहीं दिक्कत है। आप तो 5 लाख भी होगा तो देखिए मैं दिल्ली गया तो 500 की नौकरी करता था, अब 2.5 लाख 4 लाख महीने कमाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है भाई वाकई में दिक्कत तो ही है। और ये कहो कि नहीं बढ़ी है चीजें, आप नहीं कहे कोई बात तो नहीं है। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, अनुसूचित जाति को मिला, ठीक है, 17 जातियों को यहाँ आरक्षण की बात पर जो है गुमराह किया गया। अब जो है निषाद जो है, हमारा नाम सुभाष निषाद है, रुक जाइए। हमारा नाम जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान मोहताज है एक टुकड़े के लिए, कौन नौकरी एक टुकड़े के लिए किसान और मजदूर मोहताज हैं। इस समय नौकरी करते हो, भुखमरी पर बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, अच्छे घर के लड़के भीख मांग रहे हैं। एक साथ 3 लोग बोलेंगे तो कैसे? बेरोजगारी के साथ साथ आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब लोग एक साथ बोलेंगे कुछ सुनाई नहीं देगा मुझे। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं सुभाष निषाद हूँ, लखनऊ में मैं पत्रकारिता से जुड़ा था, अब मैं स्वयं का पत्रकार हूँ, एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं काम करता हूँ। और मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं गरीबी क्या है। मैं जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, आरक्षण के मुद्दे पे जाके पूछता हूं, तो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। निषादों को आरक्षण के लिए कई सरकार आई, बनती गई, यूपी में बिगड़ती गई, लेकिन उनको संविधान में उल्लेख होने के बावजूद भी मझवार और उपजातियों मल्लाह केवट बिंद को आज तक आरक्षण नहीं मिला। हरिजन चमार को मिला, लेकिन मझवार को नहीं मिला। सरकार के 4.5 साल यहाँ बीत गए, केंद्र में है, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा इस पर बातचीत नहीं हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ठीक है। आरक्षण कभी जातिगत नहीं होना चाहिए। मैं देखिए सुनिए, आरक्षण तो मैं जातिगत कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी। मैं राजपूत हूँ, राजपूत ब्राह्मणों में बहुत गरीब ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ हमारे गांव में हरिजन उनसे ज्यादा गरीब हैं। EWS आया उनके लिए 10% से क्या होना है भाई साहब? 10% नहीं, आरक्षण आर्थिक रखिए तो सबके लिए आर्थिक रखिए, क्या जरूरत है भाई? अगर उसके में गरीब है, एक बार जिसके परिवार में मिल गया, आप यकीन करिए मेरे साथ, मैं इलाहाबाद पढ़ता था, मेरे साथ एक लड़का अविनाश चंद था, उसके पिताजी उसका दादा DIG मैकूराम थे बिहार में, उसको भी आरक्षण मिलता था, मैकूराम DIG का बेटा, और हमको नहीं मिलता था। नहीं आरक्षण आपको कि जो है क्यों जो है जातिगत आरक्षण है, ये आर्थिक नहीं हो सकता कि SC/ST का आरक्षण क्यों जातिगत है। आप पहले जाकर पढ़िए, जो किताब पढ़िए तब जाकर यहाँ बात करिए। पहले आप जाकर किताब पढ़िए कि SC/ST की आरक्षण की जातिगत क्यों है, फिर आप यहाँ बताइए। हम कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दो, मैं आपको नेता मान लूंगा। पता नहीं है ना,
आरएसएस के लोग कहे हैं, भागवत ने भी कहा कि आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अब बहुत पैसा कमा चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं हम 500 रुपए से 2.5 लाख कमा रहे हैं, तो इस देश में आरक्षण की जरूरत क्या है? खत्म कर दिया। देखिए आरक्षण मैं देखिए ये बताइए, अगर हम समर्थ जाति में पैदा हो गया, गरीब है, तो इसका मतलब उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और आप कह रहे हो ना, मीणा पूरे इंडिया में सबसे संपन्न है, मीणा को अभी एसटी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए, आप लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आज खत्म कर रहे हैं। हम पिछड़ों का तो आरक्षण आर्थिक होना चाहिए। आप अगर वो गरीब है उसको फीस माफ कर दीजिए, उसको स्कॉलरशिप दीजिए, क्या जरूरत है आरक्षण में दो उसको? हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में 85% है, लागू होना चाहिए कि नहीं? 85% हम लोग हैं। आप बताइए लागू होना चाहिए नहीं होना? पे जी रहे हैं। अरे इनकी क्या सुनूं? MBBS में मैं 804 नंबर पाया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सुनिए, 525 नंबर पढ़ने वाला मेरा मित्र था, OBC में उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे टीस नहीं उस बात की है, कल नंबर कम पाने से, जब उसके भाई साहब BSNL में नौकरी करते थे। मेडिकल सुविधाओं में आरक्षण लागू ही ना होना चाहिए, कतई नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जान का सवाल होता है, केवल जान का सवाल होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मैं छोटी मतलब मैं बात बोलूंगा, बहुत बड़ा ना कोई पॉलिटिकल, जो जैसे मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेने आएगा जिसके नंबर कम हैं, उसको ले लिया जाएगा केवल जातिगत आधार पर। पर्सनल मत होइए प्लीज, है ना, एक दूसरे पर्सनल मत होइए, पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं, सेंटर फ्रेश नहीं खाएंगे, शांत हो जाइए, शांत है, आराम से। चलिए भाई यही खत्म करते हैं। अरे आपकी गलती, आपको तमिल, ये हमको क्या बोल रहे हैं कि आप ये पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप डोनेशन से पैदा हुए, हम पढ़े, हम के लिए मैट क्वालिफाइड हूँ। अरे संविधान पढ़े हो, संविधान बाबा साहब ने बनाया ना, आप आरक्षण दे दोगे, हटा दोगे? संविधान है ना, संविधान बना, संविधान से देश चलेगा, आपका पर्सनल उससे नहीं होगा। भाई आरक्षण पर बहस गरमा गई है, आरक्षण पर बहस गरमा गई है, और तभी तमाम और मुद्दों पर बातचीत हुई, खूब हल्ला हुआ संघ को लेकर और मुद्दों को लेकर। किसी को महंगाई लगती है ज़्यादा है, किसी को महंगाई लगती नहीं है, किसी को लगता आय बढ़ गई। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए लल्लन टॉप।